क्या होता है जब इंसानियत किसी देश की सरहदों और अमीरी गरीबी की दीवारों से ऊंची हो जाती है? क्या एक साधारण से इंसान की छोटी सी ईमानदारी किसी की पूरी दुनिया को बिखरने से बचा सकती है? ये कहानी एक ऐसे ही मामूली टैक्सी ड्राइवर की है जिसकी जेब भले ही खाली थी, लेकिन उसका ज़मीर दौलत से कहीं ज्यादा अमीर था। और एक ऐसी विदेशी महिला की है जो हजारों मील दूर एक अनजान देश में अपनी पहचान खोकर पूरी तरह से लाचार और बेबस हो चुकी थी। जब कई दिनों की नाकाम कोशिशों के बाद पुलिस और दूतावास भी उसकी मदद नहीं कर पाए और वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, तब वो टैक्सी ड्राइवर किसी फरिश्ते की तरह उसका खोया हुआ पासपोर्ट लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस महिला ने उस ड्राइवर की ईमानदारी के बदले में उसे पैसे नहीं बल्कि एक ऐसा तोहफा दिया, एक ऐसा सम्मान दिया जिसे देखकर ना सिर्फ उस ड्राइवर के बल्कि हर उस इंसान के होश उड़ गए जो ये मानता है कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो चुकी है। ये कहानी उस ईमानदारी, उस कृतज्ञता और उस अप्रत्याशित चमत्कार की है जो आपकी आंखों को नम कर देगी। दिल्ली, भारत का दिल, एक ऐसा शहर जो अपने अंदर सदियों का इतिहास और करोड़ों की आबादी समेटे हुए है। इसकी चौड़ी सड़कों पर जहां महंगी विदेशी गाड़ियां हवा से बातें करती हैं, वहीं इसकी तंग गलियों में जिंदगी आज भी किसी पुरानी धीमी रफ्तार वाली फिल्म की तरह चलती है। यह शहर किसी के लिए सपनों का आशियाना है तो किसी के लिए एक अंतहीन भूल भुलैया। ऐसी ही एक भूल भुलैया में खो गई थी जैस्मिन वाइट, लंदन की रहने वाली 30 साल के एक युवा महिला जो पेशे से एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। जैस्मिन भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की तस्वीरें लेने के अपने सपने को पूरा करने के लिए यहां आई थी। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के हरे भरे जंगलों तक उसने पिछले एक महीने में भारत की अद्भुत खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया था। उसका सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। दिल्ली से 2 दिन बाद उसकी वापस लंदन की फ्लाइट थी। वो दिल्ली के इतिहास और यहाँ के लजीज खाने का अनुभव करने के लिए यहाँ रुकी थी। लेकिन दिल्ली ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस शाम जैस्मिन चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली गलियों में घूमकर खरीदारी करके वापस अपने होटल, जो कनॉट प्लेस के एक पॉश इलाके में था, के लिए निकली। उसने एक पीली काली टैक्सी ली। सफर के दौरान वो अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीरों को देख रही थी, अपने परिवार को याद कर रही थी और वापस घर जाने के ख्याल से खुश हो रही थी। होटल पहुंचकर उसने मीटर के हिसाब से पैसे दिए, ड्राइवर को धन्यवाद कहा और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो अपनी पैकिंग कर रही थी तो उसने हैंडबैग खोला ताकि वो पासपोर्ट और टिकट निकालकर संभाल कर रख सके। लेकिन बैग के अंदर पासपोर्ट नहीं था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद उसने कहीं और रख दिया होगा। उसने पूरा कमरा छान मारा, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, बाथरूम में, सूटकेस के हर कोने में, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं था। उसे वो टैक्सी की यात्रा याद आई। शायद टैक्सी में ही गिर गया हो। लेकिन अब उस टैक्सी को कहां ढूंढा जाए? उसे ना तो टैक्सी का नंबर याद था, न ही ड्राइवर का चेहरा। जैस्मिन घबराई हुई हालत में होटल के मैनेजर के पास भागी। मैनेजर ने उसे सांत्वना दी और तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने की सलाह दी। जैस्मिन ने वैसा ही किया। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक गुम हुए पासपोर्ट को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। फिर शुरू हुआ जैस्मिन का वो सफर जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि नया इमरजेंसी यात्रा दस्तावेज बनने में कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है और उसके लिए उसे कई तरह की कागजी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ेगा। उसकी फ्लाइट कल की थी। वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लंदन में उसकी मां बीमार थी और उसका वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। दिन गुजरने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जैस्मिन का हर दिन पुलिस स्टेशन, दूतावास और दिल्ली की सड़कों पर भटकते हुए गुजरता। वो हर उस जगह गई जहां वो उस दिन गई थी। उसने हर टैक्सी वाले से पूछा, हर दुकानदार को अपनी तस्वीर दिखाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो एक अनजान शहर में बिना अपनी पहचान के कैद होकर रह गई थी। उसकी आंखों से नींद और चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो घंटों अपने होटल के कमरे में बैठी अपनी मां की तस्वीर को देखकर रोती रहती। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसे भारत की वो खूबसूरती जिसे वो अपने कैमरे में कैद करके ले जा रही थी, अब एक डरावने सपने की तरह लग रही थी। दिल्ली के दूसरे छोर पर संगम विहार की एक घनी आबादी वाली तम गलियों में एक छोटा सा 2 कमरों का घर था। यह घर था रघु यादव का, 40 साल का एक टैक्सी ड्राइवर जिसकी जिंदगी का मीटर सुबह 4 बजे शुरू होता और देर रात को जाकर बंद होता था।
रघु की दुनिया में उसकी पत्नी राधा और उसकी 2 बेटियां 8 साल की रिया और 5 साल की पिंकी थीं। रघु की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली जद्दोजहद थी। टैक्सी का किराया, घर का किराया, बेटियों की स्कूल की फीस, घर का राशन और राधा की दवाइयां, इन सब जरूरतों का बोझ उसके कंधों पर था। वो दिन रात मेहनत करता, दिल्ली की सड़कों पर अपनी पुरानी पीली काली एम्बेसडर टैक्सी दौड़ाता, लेकिन महीने के आखिर में उसके हाथ खाली ही रहते। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद रघु ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। उसके पिता, जो खुद एक मामूली किसान थे, हमेशा कहते थे, बेटा रोटी चाहे सूखी खाना, लेकिन हमेशा हक और मेहनत की खाना। जमीर बेचकर कमाए हुए पैसे से पेट तो भर जाता है, पर नींद नहीं आती। ये सीख रघु के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं थी। उस शाम जब रघु ने जैस्मिन को चांदनी चौक से अपने होटल छोड़ा था, तो वो एक आम सवारी थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने किसको कहां छोड़ा है। 3 दिन बाद रविवार का दिन था, रघु की हफ्ते की एक छुट्टी। उसने सोचा कि आज अपनी टैक्सी की अच्छी तरह से सफाई कर ली जाए। वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर गाड़ी धो रहा था। पिंकी पानी डाल रही थी, रिया कपड़ा मार रही थी और रघु वैक्यूम क्लीनर से अंदर की सफाई कर रहा था। जब वो पिछली सीट के नीचे सफाई कर रहा था, तो वैक्यूम क्लीनर में कुछ फंस गया। उसने हाथ डालकर उसे निकाला। वो एक गहरे नीले रंग की छोटी सी किताब थी। उस पर सोने के अक्षरों में कुछ अंग्रेजी में लिखा था। रघु दादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने उस पर बने शेर के निशान को पहचान लिया। उसने उसे खोला। अंदर एक खूबसूरत सी विदेशी महिला की तस्वीर लगी थी। नीचे उसका नाम लिखा था, जैस्मिन वाइट, और जन्म की तारीख और भी बहुत कुछ जो उसकी समझ से बाहर था। लेकिन वो एक चीज समझ गया था, ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये पासपोर्ट था। एक पल के लिए उसके दिल में एक लालच आया। वो जानता था कि विदेशी पर्यटकों के लिए पासपोर्ट कितना जरूरी होता है। अगर वो इसे लौटाएगा तो उसे अच्छा खासा इनाम मिल सकता है, शायद इतना कि उसकी महीने भर की चिंताएं दूर हो जाएं। फिर एक और बुरा ख्याल उसके मन में आया। उसने सुना था कि ऐसे पासपोर्ट काले बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर बिकते हैं। कोई नहीं जानता कि ये उसके पास है। वो चुपचाप इसे बेच सकता है और अपनी सारी मुश्किलें हल कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे उस पासपोर्ट में लगी जैस्मिन की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दी। उसने सोचा, ये लड़की भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। आज वो एक अनजान देश में कितनी परेशान होगी, अपनी एक छोटी सी पहचान के लिए दर दर भटक रही होगी। अगर मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा हो तो। ये ख्याल आते ही उसका सारा लालच काफूर हो गया। उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए। उसने फैसला कर लिया, वो इस पासपोर्ट को उसकी असली मालिक तक पहुंचाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब रघु के सामने एक नई चुनौती थी। वो जैस्मिन को ढूंढे कहां? उसे ना तो उसका होटल याद था, न ही उसका फोन नंबर। उसके पास सिर्फ एक नाम और एक तस्वीर थी। उसने सबसे पहले अपनी टैक्सी यूनियन में जाकर बात की। उसने दूसरे ड्राइवरों को वो तस्वीर दिखाई। शायद किसी ने उसे देखा हो, लेकिन दिल्ली में रोज हजारों पर्यटक आते जाते हैं, किसी एक को याद रखना नामुमकिन था। रघु ने हार नहीं मानी। उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया कि उसने उस लड़की को चांदनी चौक के पास एक बड़ी सी कपड़े के दुकान के बाहर से बिठाया था और कनॉट प्लेस के आसपास किसी बड़े होटल में छोड़ा था। अगले दिन उसने अपनी टैक्सी निकाली, लेकिन आज वो सवारियां नहीं ढूंढ रहा था, वो जैस्मिन को ढूंढ रहा था। उसने अपनी दिन भर की कमाई की परवाह नहीं की। वो कनॉट प्लेस के हर एक बड़े होटल में गया। वो रिसेप्शन पर जाकर पासपोर्ट दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछता, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, नहीं, ऐसी कोई मेहमान यहां नहीं रुकी है, या फिर हम अपने मेहमानों की जानकारी ऐसे किसी को नहीं दे सकते। शाम हो गई थी। रघु थक चुका था और निराश भी। उसके दिन भर की दिहाड़ी मारी गई थी और नतीजा कुछ नहीं निकला था। घर पर राधा उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने राधा को पूरी बात बताई तो राधा ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसका साथ दिया। आपने सही फैसला किया है, किसी की अमानत लौटाना हमारा फर्ज है। आप चिंता मत कीजिए, वाहेगुरु कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगली सुबह रघु एक नई उम्मीद के साथ फिर से निकला। आज उसने अपनी रणनीति बदली। उसने सोचा कि शायद वो लड़की पुलिस के पास गई हो। वो कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर उसने ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर को पासपोर्ट दिखाकर पूरी कहानी बताई। इंस्पेक्टर ने पासपोर्ट देखा
और कंप्यूटर में कुछ चेक किया। हाँ, 3 दिन पहले एक ब्रिटिश नागरिक मिस जैस्मिन वाइट ने पासपोर्ट गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। हम भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे थोड़ा शक हुआ। तुम ये पासपोर्ट लेकर इतने दिन तक कहां थे? रघु ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया कि उसे ये कल ही अपनी गाड़ी की सफाई करते वक्त मिला था। इंस्पेक्टर ने कुछ और सवाल जवाब किए और जब उसे यकीन हो गया कि रघु सच बोल रहा है तो उसने रघु की पीठ थपथपाई। शाबाश, आज के जमाने में तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। इंस्पेक्टर ने जैस्मिन के होटल का पता निकाला और एक कांस्टेबल को रघु के साथ भेज दिया। उधर होटल के कमरे में जैस्मिन अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। दूतावास से फोन आया था कि उसके इमरजेंसी दस्तावेज बनने में अभी भी 3-4 दिन और लगेंगे। वो सोफे पर बैठी खाली आंखों से बाहर देख रही थी। उसने भारत आने के अपने फैसले को 1000 बार कोसा। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे खड़ा था एक साधारण सा सांवले रंग का आदमी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक और आंखों में एक गहरी ईमानदारी थी। वो रघु था। कांस्टेबल ने कहा, मैडम, क्या आप मिस जैस्मिन वाइट हैं? जी, जैस्मिन ने घबराई हुई आवाज में कहा। आपके लिए कुछ है। कांस्टेबल ने पीछे खड़े रघु को आगे आने का इशारा किया। रघु ने धीरे से अपनी जेब से वो नीले रंग की किताब निकाली और जैस्मिन की तरफ बढ़ा दी। जैस्मिन ने उस पासपोर्ट को देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सपना देख रही थी या ये हकीकत थी? उसने कांपते हाथों से पासपोर्ट लिया, उसे खोला। हां, ये उसी का था। उसकी तस्वीर, उसका नाम, वो पहचान जिसके बिना वो अधूरी थी, आज उसके हाथों में थी। वो अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो वहीं जमीन पर बैठकर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और राहत के आंसू थे। रघु और कांस्टेबल चुपचाप उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब वो संभली तो वो उठी और उसने रघु के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता का एक समंदर उमड़ रहा था। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। उसने तुरंत अपने बैग से अपना पर्स निकाला और उसमें रखे सारे पैसे, करीब 50,000 रुपए, निकालकर रघु को देने लगी। प्लीज इसे रख लीजिए। यह आपकी ईमानदारी के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज मना मत कीजिए। रघु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैडम, मुझे माफ कीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों? जैस्मिन हैरान थी। मैडम, हमारे देश में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है और भगवान की मदद करके कोई कीमत नहीं वसूली जाती। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आपकी आंखों में ये जो खुशी के आंसू हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। ये कहकर रघु मुड़ा और चुपचाप वहां से जाने लगा। जैस्मिन वहीं खड़ी रह गई, हक्की बक्की सी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था। एक आदमी जो मुश्किल से अपना गुजारा करता है, वो बिना किसी झिझक के इतने सारे पैसे लेने से मना कर रहा है। उसकी ईमानदारी, उसका स्वाभिमान जैस्मिन के दिल को छू गया। उसने कांस्टेबल से पूछा, क्या आप मुझे इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? कांस्टेबल ने रघु की ईमानदारी की तारीफ करते हुए उसकी गरीबी और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। जैस्मिन ने उसी वक्त एक फैसला किया। वो इस इंसान की नेकी का बदला सिर्फ पैसों से नहीं चुकाएगी। वो उसे कुछ ऐसा देगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। अगले दिन जैस्मिन ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा दी। उसने अपना वीजा बढ़वाया। फिर उसने रघु का पता निकाला और बिना बताए संगम विहार की उन तंग गलियों में पहुंच गई। जब उसने रघु का छोटा सा टूटा फूटा घर देखा तो उसका दिल भर आया। वो समझ गई कि रघु ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। रघु और उसका परिवार जैस्मिन को अपने घर के दरवाजे पर देखकर हैरान रह गए। जैस्मिन ने अंदर आकर कहा, रघु जी, अगर आप मेरा इनाम स्वीकार नहीं कर सकते तो क्या आप एक दोस्त का तोहफा स्वीकार करेंगे? रघु कुछ समझ नहीं पाया। जैस्मिन ने कहा, मैं जानती हूं कि आपकी 2 बेटियां हैं। मैं ये भी जानती हूं कि आप उनकी अच्छी पढ़ाई और अच्छी जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं उनकी बेटियों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं। मैं उनके नाम पर एक ऐसा ट्रस्ट बनाना चाहती हूं जिससे उनकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की और अगर वो चाहें तो विदेश में पढ़ने की भी सारी पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा।
रघु और राधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो बहुत बड़ा। ये कुछ भी नहीं है रघु जी। आपने मुझे मेरी पहचान लौटाई है। मैं तो सिर्फ आपकी बेटियों के भविष्य को एक पहचान देने की कोशिश कर रही हूं। प्लीज मना मत कीजिएगा, वरना मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। जैस्मीन की आवाज में कैसी सच्चाई थी कि रघु मना नहीं कर पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैस्मीन कई दिनों तक दिल्ली में रुकी। वो रघु के परिवार के साथ घुल मिल गई। उसने देखा कि रघु की टैक्सी बहुत पुरानी और खस्ता हालत में है। लंदन वापस जाने से एक दिन पहले वो रघु के घर फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक चाबी थी। उसने वो चाबी रघु के हाथ में रखते हुए कहा, रघु जी, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और एक दोस्त को अपनी पुरानी गाड़ी में घूमते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रघु ने हैरानी से पूछा, ये किस चीज की चाबी है मैडम? आपके नए बिजनेस की। जैस्मिन मुस्कुराई। उसने रघु को घर के बाहर आने को कहा। बाहर गली के कोने में 5 नई नवेली चमचमाती हुई टैक्सियां खड़ी थीं। ये सब, रघु की आवाज कांप रही थी। हाँ, ये अब आपकी हैं। आप सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक छोटे से टैक्सी सर्विस के मालिक हैं। आप अपने जैसे और ईमानदार ड्राइवरों को काम पर रखिए और दिल्ली आने वाले हर पर्यटक को ये दिखाइए कि भारत और भारत के लोग कितने अच्छे हैं। रघु के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था। एक छोटी सी ईमानदारी ने आज उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। जैस्मिन वापस लंदन चली गई, लेकिन उसका और रघु के परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया। वो हर हफ्ते वीडियो कॉल पर रिया और पिंकी से बात करती, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछती। रघु ने भी अपनी टैक्सी सर्विस का नाम जैस्मीन टूर्स एंड ट्रैवल्स रखा। उसकी ईमानदारी और अच्छी सर्विस की वजह से उसका काम जल्दी ही चल पड़ा। उसने कई और लोगों को रोजगार दिया। कुछ सालों बाद जब रिया ने स्कूल में टॉप किया और उसका दाखिला दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो जैस्मिन खास तौर पर उससे मिलने के लिए लंदन से आई। उस दिन रघु ने अपनी बेटी को डॉक्टर के सफेद कोट में देखा और उस विदेशी महिला को देखा जो उसकी बेटी के सिर पर एक मां की तरह हाथ फेर रही थी, तो उसे लगा कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसका फल शायद देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। रघु की एक छोटी सी नेकी ने ना सिर्फ एक इंसान की मदद की, बल्कि उसकी अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं होती। सच्ची कृतज्ञता वो है जब आप किसी की जिंदगी पर एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालते हैं, जैसा कि जैस्मिन ने किया। उसने पैसे का दिखावा करने के बजाय एक इंसान के भविष्य को संवार दिया। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे भावुक पल कौन सा लगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ईमानदारी और इंसानियत का यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।